नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 25 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज 24 अगस्त और 25 अगस्त दोनों का ही वीडियो होगा। 24 और 25 दोनों का ही होगा। दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। एक में कल के न्यूज़पेपर में भारत और यूक्रेन का जो संबंध था और भारत यूक्रेन से भी ज़्यादा भारत और अमेरिका के संबंधों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। भारत यूक्रेन का जो प्रधानमंत्री जी की यूक्रेन यात्रा है, ये एक औपचारिक यात्रा तक ज़्यादा सिमट कर रह गया है। कुछ समझौतों पर साइन तो किए गए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल उद्योग में, कृषि उद्योग में, हेल्थ में कुछ चीज़ों पर ज़रूर साइन हुए हैं, लेकिन मेजर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो जानकार है वो बताते हैं कि दरअसल में यूक्रेन में संघर्ष दो देश भी कर रहे हैं। भारत और चीन दोनों अपने अपनी डिप्लोमेसी को आजमाइश कर रहे हैं। कहाँ पर? तो कीव में कर रहे हैं, यूक्रेन में। उसके अलावा जो भारतीय मीडिया में अलग अलग जगहों पर न्यूज़ चल रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी मध्यस्थता कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने इसका खंडन किया है, लेकिन ये तर्क सही है। मध्यस्थता तो नहीं, लेकिन दोनों को बातचीत के टेबल पर ज़रूर ला सकता है भारत। यूक्रेन और रूस को एक बातचीत के टेबल पर। आपको पता होगा कल के न्यूज़पेपर में भी ये चीज़ था कि जो पीस समझौता हुआ था स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर रूस के राष्ट्रपति गए ही नहीं थे, क्योंकि वो भरोसा नहीं करते पश्चिमी देशों, लेकिन वो भारत पर भरोसा कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको टॉक देखने को मिले। इसके अलावा वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग मैं आयाम बता रहा हूँ आपको, डायमेंशंस अलग अलग होते हैं आईआर में, ठीक है। वॉशिंगटन और जो मॉस्को यानी कि रूस और अमेरिका के बीच में बातचीत के रूप में भी भारत जो है वो मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि यूक्रेन में कौन से दो देश लड़ रहे हैं दरअसल में, तो नाटो लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है किससे? तो रूस से। तो ये दो तरफा हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए भारत का वहाँ पर महत्व बहुत ही अहम है और भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा काफ़ी अहम मानी जा रही है। हम इस न्यूज़ को भी देखेंगे। हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी, ये अमेरिका की यात्रा पर गए थे और अमेरिका की यात्रा के दौरान इन्होंने एक साइन भी किया है एक समझौते पर। उस समझौते को भी देखेंगे। उससे पहले अमेरिका के साथ कौन कौन से हमारे समझौते हुए हैं, किस किस अंतर्राष्ट्रीय मंच को हम साझा करते हैं, इसको भी देखेंगे हम लोग। और साथ में भारत के प्रधानमंत्री जी ने भीष्म, ये क्या है भाई? तो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल का मतलब घूमता फिरता अस्पताल है। भीष्म अस्पताल क्यूब है ये, इसको भी देखेंगे हम लोग कि क्या है। और ये प्रधानमंत्री जी ने चार ये टेक्नोलॉजी जो है, ये यंत्र जो है, बड़ा सा पोर्टेबल अस्पताल, ये गिफ्ट किया है किसको? तो यूक्रेन को गिफ्ट किया है। इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। आज का हेडलाइन देखिए, 25 तारीख के न्यूज़पेपर का हेडलाइन क्या है? बहुत ही अहम है। एक सवाल की गारंटी होगी यहाँ से आपके मेंस एग्जामिनेशन में और पीटी एग्जामिनेशन में भी एक सवाल की गारंटी होगी। आज दरअसल में कल कैबिनेट की बैठक हुई तो दो बड़े फैसले लिए गए हैं। एक साइंस एंड टेक से संबंधित है, जो मैं आपको समझाऊंगा कि विज्ञान धारा क्या है। विज्ञान धारा स्कीम लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है और किस प्रकार से ये विज्ञान से संबंधित जितने भी स्कीम चल रहे थे उन सभी को इंटीग्रेट करेगा, एक ही जगह पर इकट्ठा कर देगा। उसके अलावा कल भारत सरकार ने यूपीएस को लॉन्च किया है। अब ये क्या भाई? यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम। पेंशन सामाजिक सुरक्षा का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है, सोशल सिक्योरिटीज़ का, कि जब कमाने में आदमी निःशक्त हो गए, जब शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए, सरकार की उसने 20 साल 25 साल सेवा की, 20 साल 25 साल काम किया सरकार के लिए, तो जब वो नौकरी छोड़ेगा तो उसका जीवन अधर में नहीं होगा, उसको पेंशन मिलेगा। 2004 के दिसंबर के पश्चात से जो भी बहाली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में और राज्य सरकारों में भी, वहाँ पर पेंशन नियमावली में परिवर्तन कर दिया गया था। पहले का जो पेंशन स्कीम था जिसमें था कि आपको 50% पेंशन मिलेगा, उसको हटा दिया गया था 2004 के बाद जो भी बहाली हुई थी उसमें। कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, ध्यान से सुनिएगा सभी बातों को, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यूपीएस स्कीम को लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो होंगे उनके लिए यूपीएस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपके रिटायर्ड होने से ठीक 12 महीने पहले, जैसे आप रिटायर हो रहे हैं मान लीजिए दिसंबर में, तो दिसंबर से पहले के 12 महीने का जो बेसिक पे होगा, बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे नहीं, एवरेज बेसिक पे, इस एवरेज बेसिक पे का 50%
50% आपको क्या दिया जाएगा, आपको पेंशन दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा, बशर्ते कि आपने गवर्नमेंट सर्विस में 25 वर्ष गुजारा हो। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, यही सब स्टेटमेंट में दे देगा आपसे, आप फिर वहाँ पर फंस जाएंगे, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। रिटायरमेंट से ठीक पहले के 12 महीनों का एवरेज बेसिक पे अलग होता है और जो हाथ में तनख्वाह आती है वो अलग होता है। तो एवरेज बेसिक पे का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। इसमें और क्या परिवर्तन किया गया है, अब बशर्ते कि आप 25 वर्ष तक गवर्नमेंट की सेवा में हैं तो। अब जो 25 वर्ष तक गवर्नमेंट की सेवा में नहीं है उनको कितना मिलेगा, क्या उनको गवर्नमेंट ऐसे ही छोड़ देगी, नहीं, उनको 10,000 पर मंथ के आसपास में पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसकी गारंटी दी गई है कि कोई भी जॉब हो आपका, अगर बेसिक पे का 50% 10,000 से कम हो रहा है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 10,000 तो पेंशन देगी ही देगी, ठीक है। तो जो लोग सेवा में 25 वर्ष नहीं रहे हैं उनको 10,000 का बेसिक पेंशन जो है वो मिलेगा। इसके अलावा जो पेंशन जो होता है, जैसे मान लीजिए हस्बैंड जॉब में थे तो जब उनकी मृत्यु हो जाती तो उनके वाइफ को या परिवार को पेंशन मिलता है, वो कितना मिलेगा, तो जितना हस्बैंड को मिल रहा था, मान लीजिए 100 रुपया इनको मिल रहा था, तो इसका 60% 60 रुपया उनके परिवार को या स्पाउस जो होते हैं उनको पेंशन मिलेगा। ये नया पेंशन नियमावली भारत सरकार ने लॉन्च किया है, इसको कृपया करके ध्यान में रखें। और इसको लागू कब से किया जाएगा, तो 1 अप्रैल 2025 ईस्वी से लागू करने की फिलहाल में योजना है कि 1 अप्रैल 2025 ईस्वी से इसको लागू किया जाएगा। कौन सी समिति है, तो जरा ध्यानपूर्वक देखिए, इस योजना को ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 इसको लागू किया जाएगा, 1 अप्रैल 2025 इसको लागू किया जाएगा। इसको लेकर एक समिति बनाया गया था, 4 मेंबर कमेटी बनाया गया था। जो 4 मेंबर कमेटी काम कर रही थी उस समय ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, नाउ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन। अप्रैल 2023 में टीवी सोमनाथन समिति है, टीवी सोमनाथन समिति है, जो किससे संबंधित है, तो भारत में जो यूपीएस स्कीम यानी कि यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम जो लागू किया गया है इससे संबंधित है। और ये जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेकर लागू किया गया है और इस समिति ने सुझाव दिया था इसको लागू करने के लिए। समिति का नाम आपको बता दिया है मैंने, योजना क्या है ये मैंने आपको बताया है, कब से लागू होगा ये मैंने आपको बताया है, कैबिनेट ने फैसला लिया है। कैबिनेट प्रधानमंत्री की अध्यक्षता होती है कैबिनेट की, तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने ये फैसला लिया है और इस फैसले के बाद अब इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर राज्य सरकार चाहें तो अपने यहाँ पर इस स्कीम को एक्सटेंड कर सकती हैं, अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए भी लागू कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि कई सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम, पहले का जो पेंशन का स्कीम था उसको लागू कर दिया, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी आवश्यक होती है रिटायरमेंट के पश्चात। कोई किसी व्यक्ति ने 30 साल 35 साल सरकार की सेवा की, रिटायरमेंट होने के बाद उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, नागरिक की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। सरकार के ऊपर में ज़रूर बर्डन बढ़ेगा। भारत सरकार का जो एस्टिमेट है कि करीब में 6,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा खर्चा शुरुआत के ईयर से ही शुरू हो जाएगा, पहले ईयर से ही ज़्यादा शुरू हो जाएगा। लेकिन 6,000 करोड़ का खर्चा तो कर ही सकती गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिन्होंने गवर्नमेंट की 25 साल 30 साल सेवा की, उनके लिए तो इतना खर्च करना बनता भी है। और सेवा करके तो आपको अर्जित करके 6,000 करोड़ से ज़्यादा ही दिया होगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये पेंशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मेरिट डिमेरिट को आने वाले वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट योजना पर चलते हैं। अगला योजना देखिए कौन सा है, देखिए इस योजना का नाम है टू बूस्ट रिसर्च कैबिनेट क्लियर विज्ञान धारा और बायोटेक इनिशिएटिव। 2 योजनाओं को कल विज्ञान से संबंधित जो हैं उनको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। कैबिनेट की कल बैठक थी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है हमेशा। प्रधानमंत्री जी जिस भी समिति या जिस भी सभा में उपस्थित होंगे वहाँ पर के सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय ही होते हैं, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल किसको हरी झंडी दी है, तो विज्ञान धारा स्कीम। अब ये स्कीम है क्या दरअसल में, तो इसमें ये बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में बंद हो तो DST, क्या कहा जाता है DST, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन सभी को एक अम्ब्रेला योजना जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा विज्ञान धारा, जिसका नाम होगा विज्ञान धारा। और इसी विज्ञान धारा के तत्वाधान में अभी सभी योजनाओं को लाया जाएगा। जितने भी योजनाएं हैं, चाहे इसमें यंग एस्पिरेंट्स को जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए विज्ञान से जुड़ी हुई योजना हो, चाहे वो रिसर्च से जुड़ी हुई योजना हो, चाहे वो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इंडस्ट्री को लेकर कोई डेवलपमेंट हो रही हो विज्ञान का स्तर पर, उन सभी को एक ही योजना के तत्वाधान में लाया जाएगा। इसको अम्ब्रेला स्कीम भी कह सकते हैं आप, जिसका नाम होगा विज्ञान धारा। इसमें सभी योजनाएं इसी में कार्यरत होंगी, सभी की सभी योजना इसी के तहत में लाया गया है। इससे क्या होगा, इसका मेरिट क्या है? इसका मेरिट ये होगा, इसका भाई क्या है, इसका हमें मिलेगा क्या इससे ये मिलेगा कि एक ही टेक्नोलॉजी पर दो योजनाओं में अगर काम हो रहा है और दोनों जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है तो वो बोलेगी कि मत कीजिए। जब एक ही योजना पर एक जगह पर काम हो ही रहा है एक टेक्नोलॉजी पर, तो आप दूसरी जगह पर उसका मत कीजिए। यानी कि डुप्लीकेशन जो है, दोहराव जो होगा, उसको रोकने में मदद मिलेगी इस योजना के माध्यम से। यानी कि रिसर्च के फील्ड में या गवर्नमेंट इनिशिएटिव के फील्ड में या किसी तकनीकी विकास के फील्ड में अगर कोई चीज़ का दोहराव हो रहा है, दो डिपार्टमेंट एक ही चीज़ पर काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा देश में रिसर्च और डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है, ये देश में कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू मर्ज सेवरल एग्जिस्टिंग साइंस प्रमोशन प्रोग्राम बीइंग रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड विज्ञान धारा। इसमें ये कहा गया है कि विज्ञान धारा के तहत में जो डीएसटी के तहत में अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन सभी को विज्ञान धारा स्कीम के अंतर्गत लाया जाए। इसके अलावा जो बायोटेक का स्कीम है वो क्यों लॉन्च किया गया है, तो इंडस्ट्री के स्तर पर और मैन्युफैक्चरिंग में बायोटेक्नोलॉजी को लेकर जो रिसर्च वगैरह होता है उसमें भी थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। इसमें कहा गया है कि एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी प्रोग्राम होंगे एनर्जी बायोटेक से संबंधित, उसको बायोटेक स्कीम में रखा जाएगा। और विज्ञान धारा के तहत में जितने भी बड़े बड़े स्कीम चल रहे हैं उन सभी को मर्ज कर दिया जाएगा। इसमें बताया गया कि इंस्पायर योजना किससे संबंधित है, तो इंस्पायर योजना है यंग जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने से जुड़ा हुआ ये स्कीम है। इन सभी को विज्ञान धारा के तहत ही लाया जाएगा, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम लोग विज्ञान धारा स्कीम जो है इसके मेरिट डिमेरिट, जब इस पर कोई आर्टिकल आएगा, आर्टिकल तो आएगा ही, योजना तो फिलहाल में इतना ही है, इसको लेकर बजट एलोकेशन वगैरह भी हुआ है, कुछ पैसे वगैरह डाले गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका क्या उद्देश्य रखा गया है, तो उद्देश्य यही रखा गया है कि एकीकरण किया जाए। एकीकरण से क्या लाभ होगा वो ही मैंने आपको बताया है। आपसे सवाल क्या पूछेगा कि हाल ही में लॉन्च किया गया विज्ञान धारा स्कीम क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है, इसके महत्व क्या है, इसके मेरिट क्या होंगे, इसके डिमेरिट क्या होंगे, इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। जब इस पर आर्टिकल वगैरह आएगा ही द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में, तो हम इसको और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग भारत और अमेरिका का जो रिलेशन है उसमें कौन कौन से समझौते किए गए थे, अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी जब अमेरिका की यात्रा पर गए हैं तो वहाँ पर कौन कौन से समझौते किए हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए दरअसल में भारत में दो चीज़ें नहीं बन पाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी दो चीज़ें, तो पहले फ्रंट पेज पर चलते हैं। देखिए आप हेडलाइन में ही आपको स्पष्ट हो जाए कौन सी दो चीज़ें नहीं बन पाती है। जेट इंजन्स टू म्यूनिशंस, ये क्या होता है म्यूनिशंस का मतलब, इसका मतलब हो गया आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ये दोनों को मिला के बना दिया है। एम्यूनेशन, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, वेपन्स, इन सभी को एक शब्द दिया जाता है म्यूनिशंस। इंडिया यूएस टू स्पीड अप को प्रोडक्शन, अब इसका मतलब क्या है, भारत में दो चीज़ें नहीं बन पाती है, पहले ही मैंने आपको बताया। एक है इंजन, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, इंजन्स का निर्माण भारत में 9 के बराबर में होती है। टाटा कंपनी जो है उसने अपना इंजन जरूर बनाया है, गाड़ियों के इंजन तक का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे रॉयल एनफील्ड जो बुलेट बाइक आप चलाते हैं, सबसे अच्छी बाइक है भारत में, उसके भी इंजन भारत में निर्माण नहीं होते हैं। इंजन, ऑयल का टंकी जो है, ये सब चीज़ें बाहर से आती है। ख़ासतौर से इंजन के निर्माण में कुछ इंजन्स का निर्माण शुरू जरूर हुआ है अपने देश में, लेकिन अगर कार इंजन की बात करेंगे आप लोग, या फिर आप बाइक इंजन की बात करेंगे या जेट इंजन की बात करेंगे, इंजन सबसे मुख्य घटक होता है किसी भी वाहन का।
उसमें इंजन्स का निर्माण अपने देश में 9 के बराबर में होता है। कुछ कंपनियों ने ज़रूर शुरू किया है छोटे लेवल पर बाइक वगैरह का इंजन बनाने का, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी विदेशी ही होता है सामान्य तौर पर। भारत में इंजन निर्माण के क्षेत्र में हमने केवल रॉकेट इंजन बनाया है, मिसाइल इंजन बनाया, विकास इंजन वगैरह शानदार काम किया उसमें हमने, लेकिन वाहनों के इंजन, जेट इंजन में आज भी हम पिछड़े हुए हैं। ये जो इसका इंजीनियरिंग होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। भारत में इस क्षेत्र पर शुरुआत से ध्यान नहीं दिया गया, ये चीज़ ज़रूर है, ठीक है। इसलिए इंजन के निर्माण का हम टेक्नोलॉजी पर बात करने गए थे और हमने बात भी किया है। दूसरा, भारत में एक चीज़ और नहीं बनता, वो है सेमीकंडक्टर चिप। अभी तक तो नहीं बन रहा है। इसके प्लांट वगैरह लगाने की योजना है। भारत सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, अथक प्रयास कर रही है। आने वाले समय में इसका निर्माण भी हो जाएगा भारत में। लेकिन फिलहाल जेट इंजन की बात हम लोग करेंगे। तो जेट इंजन को लेकर रक्षा मंत्री जी ने वहाँ पर बातचीत की। उसके अलावा एंटी सबमरीन कई सारी चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। उसके अलावा वेपन्स, तरह तरह के अनमैन्ड व्हीकल हो गए, अनमैन्ड ड्रोन हो गए, इन सभी के क्षेत्र में हमने काफ़ी उन्नति की है और हमारे रिलेशन का हमने बढ़ाने का काम किया है। को प्रोडक्शन का मतलब होता है मिलकर उत्पादन किया जाएगा भारत और यूएस के द्वारा। तो भारत और यूएस के बीच में कौन कौन से समझौते हुए हैं? अभी राजनाथ सिंह जी ने कौन से समझौते पर साइन किया है? एक समझौता है जिसमें भारत के आर्मी के जो शानदार ऑफिसर्स होते हैं उनको की स्ट्रेटेजिक एरिया में यूएस के डिपार्टमेंट के तहत भी उनको पोस्टिंग की जा सकती है, उनको नियुक्त किया जा सकता है। इसको लेकर भी हमने एक साइन किया है। और दूसरा हमने एक, देखिए कौन सा साइन किया है, SUSA। अब इसका क्या तात्पर्य होता है, क्या है इसका मायने, ये सब चीज़ भी देख लेते हैं। देखिए क्या है कि भारत और अमेरिका ने आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, क्या कहा जाता है इसको, आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, SOSA, ये समझौता हाल ही में भारत ने किसके साथ साइन किया है? तो USA के साथ में साइन किया गया है। क्या मोदी जी ने किया है? नहीं, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो अमेरिका की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने साइन किया है। समझौते से भारत और अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा, ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। फिर हम लोग इससे पहले के जो समझौते हैं उसको भी क्रमवार पढ़ेंगे ताकि आप उसको याद कर रख सकें। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा कि समझौते से अमेरिका और भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने वाली सेवाओं के लिए एक दूसरे को सहायता देने के लिए सहमत हुए हैं। ये समझौता रक्षा विभाग को अमेरिका की कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त देता है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण सामान, क्रिटिकल सप्लाई और खनिजों और टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। तो आपको समझ में आया क्या था इसमें? कुछ क्रिटिकल सामान, जैसे मान लीजिए कोई तकनीक है, टेक्नोलॉजी क्या होता है बंधुओं? तो देखिए, जैसे आप RO से पानी निकालते हैं तो पानी उसका उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट हो गया। RO का सिस्टम जो है वो क्या है? तो वो तकनीक है कि कैसे उसको बनाया गया था, ठीक है। तो वही तकनीक मिनरल्स या क्रिटिकल सप्लाई कोई भी हो सकते हैं, क्रिटिकल सप्लाई कोई भी हो सकते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का भी हो सकता है। भारत से पहले किन देशों ने SOSA पर साइन किया है? अमेरिका के साथ किन देशों ने साइन किया है? तो भारत ये साइन करने वाला 18वां देश है। भारत से पहले 17 और देशों ने साइन कर लिया था इससे पहले अमेरिका के साथ ये डील, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, इजराइल, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, स्वीडन, UK, अमेरिका के साथ इन सभी हस्ताक्षर कर चुके हैं। ये क्या आपको याद रखना है? कतई नहीं याद रखना है, बस ये देखिएगा कि अपने पड़ोस में कोई देश है, कोई भी देश नहीं है। अमेरिका डिफेंस डिपार्टमेंट के बयान के मुताबिक अमेरिका और भारत के बीच इस समझौते पर साइन करने के लिए अमेरिका की तरफ से रक्षा के प्रधान उप सहायक सचिव डॉक्टर विक्रम रामदास और भारत की तरफ से अतिरिक्त सचिव डायरेक्टर जनरल सुनील कुमार सिन्हा के बीच में हस्ताक्षर किया गया था। अब इससे पहले अमेरिका के साथ कौन कौन सी चीज़ें हमने साइन की हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग आपस के जो द्विपक्षीय सहयोग है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत और अमेरिका जो है G20, आसियान देशों के संगठन, क्षेत्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन सहित कई जगहों पर निकटता से सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। अमेरिका ने 2021 में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने का स्वागत किया था और हमारे रिलेशन अच्छे हुए हैं 2000 ईस्वी के बाद से। 2000 ईस्वी के बाद से भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हुए हैं, भारत और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हुए हैं। जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला होना शुरू हुआ और आफ्टर कारगिल जब उसको पता चला कि पाकिस्तान वो देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो उसके हमारे साथ रिलेशन अच्छे हुए हैं। उससे पहले वो हमेशा हमारे पड़ोसी में जो है पाकिस्तान, उसको समर्थन करता था, F-16 तक दे दिया उसको, आप समझ ही सकते हैं।
और अभी हमारे साथ उसके रिलेशन अच्छे हैं। हालांकि अमेरिका है, भरोसा तो कर ही नहीं सकते हैं। भारत हिंद प्रशांत आर्थिक संरचना पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझेदारी करने वाले 12 देशों में से एक है। इसके बारे में भी पूछा गया है एग्जामिनेशन में। भारत हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का एक सदस्य है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक संवाद भागीदार है। 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत में मुख्यालय वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में भी शामिल हो गया। ISA का भी सदस्य बन गया। कौन? तो ये अमेरिका। 2022 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID में भी शामिल हो गया है। तो ये सब क्या हो गए? ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय मंच हो गए या राष्ट्रीय मंच हो गए, जहाँ पर हम दोनों एक साझा मंच को शेयर करते हैं। रक्षा सहयोग में कौन कौन से हैं? भारत ने अब अमेरिका के साथ सभी 4 मूलभूत समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। अमेरिका के साथ 4 मूलभूत समझौता है। इन चारों समझौता को सोते उठते जाते हमेशा याद रखना पड़ेगा। और क्या नाम है इसका, किसके साथ साइन किया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। 2016 में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको लेमोआ कहा जाता है। 2018 में कॉमकासा संचार संगतता और सुरक्षा समझौता। 2020 में भूस्थानिक सहयोग हेतु बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता, बेका कहा जाता है इसको। और जबकि सैन्य सूचना समझौते की सामान्य सुरक्षा पर बहुत समय पहले हस्ताक्षर किए गए थे, इसके विस्तार औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध पर 2019 में हस्ताक्षर किया गया है। सैन्य सूचना आपस में साझा करते हैं, गोपनीय सूचना भी आपस में साझा करते हैं। भारत, जिसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियार उपलब्ध नहीं हो सके थे, पिछले 2 दशक में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं। भारत ने कई सारे हथियार अमेरिका के साथ खरीदे हैं। भारत और अमेरिका की जो सशस्त्र सेनाएं हैं, क्वाड फोरम मालाबार में 4 भागीदारों के साथ व्यापक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास ही नाम है, इस अभ्यास का नाम ही युद्धाभ्यास है। वज्रपहार लघु पक्षी अभ्यासों में संलग्न है। मध्य पूर्व में एक और I2U2 में भी हम साथ में काम करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नासा और इसरो का संगठन है भाई, कई सारे जगहों पर समझौता है। अभी भारत के अंतरिक्ष यात्री को नासा द्वारा चुना गया है स्पेस स्टेशन की यात्रा के लिए। उसके अलावा आपको पता ही होगा कि निसार जो प्लान है इसरो का, उसमें भी सहयोगी है कौन? तो नासा। जून 2023 में इसरो ने बाह्य अंतरिक्ष शांतिपूर्ण संधारणीय नागरिक अन्वेषण भाग लेने के लिए नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। तो ये हो गया भारत और अमेरिका के संबंध का सार। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक है अगला नया योजना है, जिसमें उड़ीसा की गवर्नमेंट ने अपने महिलाओं के लिए योजना लॉन्च किया है। इन महिलाओं का जिनका उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच में है, 21 से 60 वर्ष के बीच उम्र है, सुभद्रा योजना है उनके लिए। इनको 10,000 पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा और 1 करोड़ महिलाएं जो हैं उनको दिया जाएगा। तो आपसे बस ये पूछ सकता है पीटी एग्जामिनेशन में, हाल ही में रही सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? ये उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। अगला न्यूज़ है आपका रूस यूक्रेन से जुड़ा हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन की यात्रा की। और यही वो भीष्म क्यूबिक क्या है? तो अस्पताल है, पोर्टेबल अस्पताल इसको कहा जाता है। ये पोर्टेबल अस्पताल जो होता है ये कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और ये मदद कर सकता है। ये भारत ने किसको दिया है गिफ्ट? तो ये दिया है यूक्रेन को गिफ्ट दिया है। यूक्रेन के साथ भारत के रिलेशन जो हैं ये आज के नहीं है, बहुत पुराने रहे हैं। लेकिन इतना भी पुराना नहीं, 1991 में तो USSR के टूटने के बाद यूक्रेन बना ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे रिलेशन इसके साथ अच्छे रहे हैं। भारत दरअसल में पश्चिमी जो देश हैं और रूस जो है, इनके बीच में एक तारतम्यता बिठाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के रूस के साथ संबंध बहुत गहरे हैं। जुलाई में ही प्रधानमंत्री जी ने रूस की यात्रा की और अभी अगस्त में कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? तो यूक्रेन की यात्रा कर रहे हैं। तो ये बैलेंस जो है ये अद्भुत है, दुनिया में कोई भी देश इस तरह का बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री उन राष्ट्राध्यक्षों में से एक हैं जिनकी स्वागत दोनों ही जगह पर उतना ही गर्मजोशी से किया गया, रूस में भी यूक्रेन में ही। ये भारत की तटस्थ विदेश नीति का कमाल है, जिसमें हमने इतना शानदार काम किया है। और एस जयशंकर जी से जब पूछा गया कि यूक्रेन आपके लिए क्या मायने रखता है, तो उन्होंने बोला कि हमारे लिए यूक्रेन हमेशा से ही मायने रखता है और हमने हमेशा से यूक्रेन की मानवीय स्तर पर सहायता बहुत की है, ठीक है। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम दूरी नहीं रखते, हम तटस्थ नहीं हैं बल्कि समान नज़दीकी रखते हैं। उन्होंने बोला कि हम दूरी नहीं रखते हैं बल्कि हम सभी देशों के साथ समान नज़दीकी रखते हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग समान नज़दीकी रखते हैं, न कि सभी से दूर रहते हैं। हमारी नज़दीकी सभी से एक जैसी है। विदेश नीति में शब्दों का बहुत मायने होता है।
कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या विदेश मंत्री अगर बोलते हैं तो आप उनको सुनेंगे, उनके शब्द आपको इतने प्यारे लगेंगे और इतने अच्छे लगेंगे कि क्या कहना। लेकिन इन सारी यात्रा के दौरान भारत ने रूस के अटैक को एक भी बार निंदा नहीं की, ये भी नहीं बोला कि रूस का अटैक जो है गलत है। ये ज़रूर बोला कि वॉर गलत है आज के ज़माने में और बैठकर आपको बातचीत करना चाहिए, ये ज़रूर बोला है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि अटैक गलत है। इसको लेकर यूक्रेन में नाराज़गी भी देखी गई, लेकिन हालांकि वो खुश भी हुए कि भारत जैसे बड़े देश जो हैं वो इस बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं और दोनों को बातचीत के टेबल पर ला सकते हैं। एक चीज़ और है, जब उनसे भारत के विदेश मंत्री महोदय से पूछा गया कि आपने रूस से वॉर के बाद काफ़ी बड़े स्तर पर तेल की खरीदारी की है, तो उनका जवाब बहुत ही शानदार था। उन्होंने बोला कि ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत नहीं किया गया है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तहत में नहीं किया गया है, बल्कि हमारे देश के लोगों के लिए किया गया है। उन्होंने बोला कि हमारे दो बड़े तेल सप्लायर कौन कौन से, तो एक ईरान और एक वेनेजुएला, दोनों देशों पर पाबंदी लगा दी गई। इसलिए हमारे लिए तेल खरीदना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो रहा था। इसी कारण से हमने अपने देश की ज़रूरत के हिसाब से अपने एनर्जी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से हमने एक बस तेल खरीदा। हमारे लिए बस एक रूस एक ऑप्शन था तेल खरीदने का, न कि कोई पॉलिटिकल समर्थन के लिए हमने खरीदा था। ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया वहाँ पर। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस सारे डेवलपमेंट को। आपसे ये पूछेगा कि भारत की तटस्थ विदेश नीति जो है इसका उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि आज के ज़माने में कितना रेलेवेंट है ये। तो आपको बताना पड़ेगा कि रेलेवेंट है, तभी हम इतना अच्छे तरीके से आगे बढ़ पा रहे हैं। तटस्थ विदेश नीति नहीं होता, हम किसी गुट के भाग अगर होते तो हम इस कदर से दुनिया में अपना निष्पक्ष जो है फैसला या निष्पक्ष जो अपने हित में फैसला नहीं ले पाते। ठीक है, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखिएगा, इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि जो हमारी विदेश नीति है, किसका विदेश नीति, तो जो नेहरू जी के ज़माने से चला रहा है नाम नॉन अलाइनमेंट, ये नॉन अलाइनमेंट जो था भले ही एक संगठन हो, लेकिन हमारी विदेश नीति का रक्त धारा यही है। उसी के आधार पर हम चलते हैं कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं हैं। यही हमारा सबसे बड़ा क्या है, तो विदेश नीति का मूल आधार है। चलिए समझते हैं अब जरा भीष्म क्या है, इसके बाद हम लोग वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। देखिए, भीष्म क्यूब जो है दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये इसका फुल फॉर्म है। कृपया करके इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखें, हो सकता है यही पूछ ले आपसे। अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान एक चिकित्सा अस्पताल की स्थिति में एक जीवन रक्षक के रूप में उभर कर आया। इसका उपयोग राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान भी किया गया था लोगों के इलाज के लिए, इसलिए उस समय चर्चा में था ये। तो उसी समय का न्यूज़पेपर से अलग अलग जगहों से मैंने उठाया इसको। आरोग्य मैत्री परियोजना में भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट का प्रभाव सामना करने वाले किसी विकासशील देश को महत्वपूर्ण चिकित्सा संसाधनों की आपूर्ति करना शामिल है। आरोग्य मैत्री में इसी चीज़ को रखा गया है कि कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या मानवीय संकट उत्पन्न हो जाए तो भारत अपने मित्र देशों को, यूक्रेन को दिया है, उसके पीछे क्या है, तो गहरी फिलॉसफी है कि हम आपको अपना मित्र देश मान रहे हैं, तभी हम आपको आरोग्य मैत्री के तहत में भीष्म भेंट कर रहे हैं। तो मित्र देशों को चिकित्सा संसाधन उपलब्ध करवाता है। भीष्म क्यूब उसी का उदाहरण है। भीष्म क्यूब को त्वरित प्रतिक्रिया और समग्र देखभाल पर बल देते हुए 200 हताहतों तक उपचार के लिए तैयार किया गया है। यह एड क्यूब आपात स्थितियों के दौरान आपदा प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता वृद्धि करने हेतु निर्मित कई नवोन्मेषी उपकरणों से युक्त है। एक छोटा सा क्यूब जैसा ही होता है जिसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं और इलाज किया जा सकता है। इस क्षेत्र में चिकित्सक सेवाओं का प्रभावी समन्वय, वास्तविक समय की निगरानी और कुशल प्रबंधन सुगम बनाने के लिए AI तथा डेटा एनालिटिक्स को एकीकृत करता है ये क्यूब। भीष्म क्यूब की सफलता आपात स्थिति के दौरान तत्काल प्रभावी चिकित्सा सहायता के लिए मोबाइल अस्पताल इकाइयों के महत्व को रेखांकित करती है कि जहां पर चाहें वहां पर आसानी से ले जा सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, इसको जरूर ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका चंद्रयान 4 के बारे में, जिसका बस केवल हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेस एग्जीबिशन दिल्ली में आयोजित किया गया था। स्पेस एग्जीबिशन, स्पेस डे कब होता है, तो जिस दिन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था उसी दिन स्पेस डे मनाया जाता है। जो चंद्रयान 4 जो होगा, चंद्रयान 4 वो 2027 तक लॉन्च किया जाएगा और इसमें हम क्या लाएंगे, चंद्रमा से सैंपल उठाकर लाएंगे। जिस प्रकार की अभी जो चीन की परियोजना थी जो सक्सेसफुल हो गई, चीन का मून मिशन था,
आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, चांद से सैंपल लाना चीन ने सफलतापूर्वक किया। हम भी उसको 2027 तक दोहराने जा रहे हैं। 2027 तक चंद्रयान 4 लॉन्च होगा। कई बार भविष्य के जो लक्ष्य हैं उसके बारे में सवाल पूछा जाता है। मैंने भी टेस्ट में आपसे पूछा था कि बताइए भारत का अगला स्पेस स्टेशन, अपना स्पेस स्टेशन कब तक बन जाएगा, तो 2035 तक बन जाएगा। उसी प्रकार से चंद्रयान 4 का कब रखा गया, 2027 तक इसको पूरा किया जाएगा। और इसमें क्या रखा गया है लक्ष्य, तो सैंपल उठाकर लाना है हमें मून से मून के सरफेस का सैंपल उठाकर पृथ्वी पर वापस आना है, फिर उसका रिसर्च वगैरह करेंगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट देखिए कि अगला न्यूज़ जो है वो आज का अंतिम न्यूज़ होगा कि इंडिया रिकॉर्ड हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना। मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, ये स्कीम, वो स्कीम, इतने सारे देश में मैन्युफैक्चरिंग स्कीम बने हैं, लेकिन फिर भी हमारा चीन के साथ इंपोर्ट कम हो ही नहीं रहा है। इतना ज़्यादा हम चीनी वस्तुओं पर निर्भर हो गए हैं कि उसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट हाईएस्ट पहुंच गया है। ट्रेड डेफिसिट होता क्या बंधुओं, जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये है भारत, इंडिया, ये है चाइना। भारत ने चाइना को बेचा 100 रुपये का सामान, चाइना ने भारत को बेचा 200 रुपये का सामान, तो 100 रुपया का हमारा सीधे सीधे ट्रेड डेफिसिट हो गया। 100 रुपये का क्या हो गया, हमारा ट्रेड डेफिसिट हो गया, व्यापार घाटा हो गया, यानी कि देश से डॉलर बाहर चला गया, किसी दूसरे देश में चला गया, तो इसी को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, अमेरिका के साथ हम ट्रेड सरप्लस में रहते हैं, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब 100 ही रुपये का हमने सामान क्यों बेचा, ऐसा हो सकता है कि हम सामान का उत्पादन अच्छा नहीं कर पा रहे हों, या तो उन सामानों का उत्पादन नहीं कर पा रहे हो जिसकी चीन में मांग हो, या तो ऐसा हो सकता है कि चीन आत्मनिर्भर हो बहुत ज़्यादा, उसको बाहर से चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती हो, और हम जो है अपने यहाँ पर सामान नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम चीन निर्भर हैं, इसलिए हमारे सामान ज़्यादा खरीदना पड़ता है। देखिए यहाँ पर बोला गया कि US हैज़ इमर्ज एज इंडियाज़ टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। सबसे पहला ट्रेडिंग पार्टनर हमारा कौन है, तो US है, अमेरिका है। अमेरिका के साथ खरीद बिक्री सब ज़्यादा करते हैं, और जनवरी से जून के 6 माही की बात हो रही है। उसके अलावा हाईएस्ट ट्रेड डेफिसिट 41.6 बिलियन डॉलर का हमने इस 6 महीने में किया है। किसके साथ में ये डेफिसिट है, घाटा है 41.6 बिलियन डॉलर का, किसके साथ में, तो चीन के साथ में। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा हमारा डेफिसिट है ना, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 8.5 बिलियन का हमने बेचा है और 50.1 बिलियन का हमने करीब में ख़रीदा है। कितना, तो यहाँ पर देखिए 8.5 बिलियन का हमने चाइना को बेचा है, और 50.1 बिलियन का 6 महीने का ये रिकॉर्ड है, 6 महीने का है ये, इस दौरान हमने ख़रीदा है चाइना से। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं। कल है, आई थिंक कल है जन्माष्टमी, उसकी भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।